हेलो दोस्तों, मैं तिलक राज शर्मा, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम अपनी इस प्लेलिस्ट के अंडर अभी तक इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स पे बात कर रहे हैं। इसके जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सभी में हमने शुरू में सबसे पहला लेक्चर जो डील करता था वो था मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लेक्चर जो दो था उसको हमने दो भाग में डिवाइड किया। उन दोनों पार्ट में से पार्ट वन जो डील करता था वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया। फिर उसका जो पार्ट टू हम लेके आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर क्राउन रूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो इंडिया का कॉलोनियलिज्म के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई उसके साथ डील किया। फिर जो इसका हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए उस लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अंडर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विज़ा विज़ रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये हम लेके आए हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, जिसे संविधान सभा कहा गया, वो 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रीअसेंबल्ड होती है 14 अगस्त 1947 को एज ए सॉवरन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं मीनिंग की, तो इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो द सुप्रीम लॉ ओवर द लैंड ऑफ इंडिया। अब ये डील किस किस के साथ करता है? सो इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, जो बेसिक रूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं। फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स establishing the structure, procedures, powers and duties of the government, and spells out the fundamental rights, directive principles as well as duties of its citizens। अब फाइनली ये पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को और इफ़ेक्ट में आता है। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये दो डेट्स के ऊपर कन्फ्यूजन होता है। पास हुआ 26 नवंबर 1949 को और एनफोर्स कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 की डेट स्पेसिफिकली क्यों रखी गई? क्योंकि उस डेट को हमने 1930 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़ और वाई वी रिक्वायर्ड दिस? अब इसके ऊपर मैंने अपने चारों लेक्चर्स में, अभी तक के लेक्चर्स में बात की है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक एंड स्पेशल फीचर्स बिकॉज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारी कंट्री का इतिहास है, फिर या फिर उसकी उस समय की प्रिवेलिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं। इन सभी चीज़ों को देख के हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क को सेट करते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स की, सबसे पहला फीचर जो आता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है लाइक अमेरिकन मॉडल, अनरिटन भी हो सकता है लाइक द मॉडल हैपेंड इन यूनाइटेड किंगडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन है तो इसमें स्पेसिफिकली कुछ आर्टिकल मेंशन किए गए हैं
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395, then 12 schedules which divided into 22 parts, and till date more than 104 amendments, में भी ज़्यादा हो गई हों, मेरे पास डाटा जो था वो यही है। अब जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल, अपेंडिसेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा के 5 कर दी गई है, और 108 अमेंडमेंट आज की डेट में जो करंट डाटा मेरे पास आया उसमें ये था। दोस्तों इस चीज़ में इस पार्ट में जो हम जहाँ पर बात करें स्पेसिफिक फीचर में, इसमें वर्ड आया है सामने जो हमें समझना है। आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है और शेड्यूल क्या है, इन तीनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो है इट इज़ जस्ट अ सिंपल रूल आर अ प्रोविजन, then these provisions are divided into thematic chapterization. Thematic, I use the word thematic chapterization. And then there is another, एक अलग से एक और हिस्सा है जिसको आप शेड्यूल कहते हैं। सो शेड्यूल वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक फॉर एग्जांपल शेड्यूल 5th and 6th, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्राइबल एरियाज। सो आई होप आप इसे समझ चुके हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द any a special feature of the Indian constitution, but this is the other kind of constitution, so let's not talk about this. Then डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑब्वियसली बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। हर चीज़ को बहुत डिटेल और स्पेसिफिक तरीके से लिख कर पेश किया गया है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट जो आपके मूलभूत जो अधिकार हैं, अब इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को जब हम देखते हैं तो दे आर, अब व्हाट एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स मीन्स, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं स्टेट की एक्टिविटीज़ विज़ द अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये एक्चुअली स्टेट की अथॉरिटी को कर्टेल करते हैं, इसीलिए इन्हें नेगेटिव कहा गया। सभी फंडामेंटल राइट नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम आर नेगेटिव। सो द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ नेगेटिव। अगर इसकी बात करें, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक अगर आप देखें पार्ट 3 में, इतना इलेबोरेटिव है। तो इसी की इलेबोरेशन जो है, तो इट शोज़ लाइक दे आर वेरी डिटेल्ड एंड वेरी सिंपली मैंशनड। अब इसी के आगे जब हम जाते हैं, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 35, 36 to 51, दे आर रिटन इतना सिंपल, इतना एलेबोरेटिव वे में हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पेसिफिकली अ वेरी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ना एक एलिगेशन लगती आई है कि दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विच इज़ एक्चुअली अ बेसलेस एलिगेशन। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें, ऑब्वियसली इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन itself is borrowed, but we haven't borrowed द फीचर्स जो कहीं भी किसी भी तरह के फीचर्स हमने उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रख दिए हों। नहीं, हमारे उन प्रोविज़न, उन फीचर्स के ऊपर बहुत दिनों तक कंसेक्वेंटली चर्चा होने के बाद हमने उसे ड्रॉ किया हुआ है, उसे लिया हुआ है, और बेस्ट पार्ट जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको हमने इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री गवर्नेंस एंड देन रूल ऑफ लॉ, वी बोरोड दैट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें या स्पेशल पोजीशन ऑफ द जुडिशरी या इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करें तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो वी एक्चुअली ड्रॉन दिस काइंड ऑफ सिस्टम फ्रॉम
वेरियस सोर्सेस। अगर हम इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दिस एक्चुअली यू नो a kind of borrowed the special provisions of the world and to produce the special constitution in the world. So next, our constitution declared our state, the state of India, that is Bharat, as a sovereign socialist secular democratic republic. अब बात जब हम प्रियम्बल की करते हैं तो ये वर्ड सारे प्रियम्बल के ओपनिंग वर्ड्स हैं। आफ्टर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी। बट व्हेन जब हम बात करते हैं सॉवरन की, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ पहले हमें डोमिनियन स्टेटस मिला। डोमिनियन स्टेटस को जब हमने डिनाई किया तो हम एक सॉवरन कंट्री ने अपना एक सॉवरन कॉन्स्टिट्यूशन और सॉवरन नेशन इस्टेब्लिश किया। उस नेशन की जो फर्स्ट बेस था वो क्या था? सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट यहाँ पर सिर्फ सोशलिस्ट नहीं है, वी फॉलो द वे ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। अब सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या है? जो वेलफेयर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर डिवीजन ऑफ वैल्यूज़, जो डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी होगी। देन वी डिक्लेयर्ड आवर कंट्री एज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? दैट आवर हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी हेरिडिटरी। मतलब हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक परिवार, एक फैमिली से नहीं होगा, या वही नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड पर्सन होगा। सो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इलेक्टेड होगा। अब अगर हम बात करते हैं अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफिक फीचर विच इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की जब हम सबको पता है, पार्ट थर्ड में मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से 35 तक इसको रखा गया है, जिसमें शुरुआती दौर में कुछ कमियां थीं, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम अ हर्डल इन द वे ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। बट मीनवाइल हमने उसको अमेंडमेंट करके एक लीगल राइट बना दिया है, और फंडामेंटल राइट अब 6 रहे हैं, 7 नहीं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आती है, राइट टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं जो माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, जो हमारी स्टेट को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करते हैं। देन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, very important right under Article 32, which talks about the writ jurisdiction of Supreme Court. Okay, so right to property and ordinary right, इस पे मैंने already आपसे बात की that initially right to property was the fundamental right, but when we have to progress and to distribute our land and the property, then बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से केसेस हाई कोर्ट्स में लड़े गए राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, दैट स्टेट कैन नॉट वायलेट द प्रॉपर्टी राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। बट देन इन 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिक्लेयर्ड ओनली एज अ लीगल राइट, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली हमने जैसे शुरू में बात की कि हमने ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को लिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑब्वियसली डिसाइडेड टू हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट। अब एट द सेंटर और एट द स्टेट क्या है कि जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी थी, हमने ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल लेगेसी को अडॉप्ट किया है, लेकिन हम उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वेल वर्स्ड थे, क्वाइट एक्विंटेड थे। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में अडॉप्ट की।
ठीक। पार्लियामेंट से क्या मतलब है? पार्लियामेंट जिसमें सबके टॉप पे प्रेसिडेंट रहेगा, उसके नीचे 2 कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन एट द स्टेट लेवल टॉप पे गवर्नर, देन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल इफ स्टेट इज हैविंग काउंसिल। सो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखने से मतलब क्या था? सो दैट वी कैन मेक डिफरेंस, दोनों में डिसाइड कर सकें, रियल एग्जीक्यूटिव में और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाए अब लोकसभा के लिए। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स to when we have to identify the political structure, the political system of the country. Then fundamental duties. इनिशियली जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं था। इट वाज ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी जब हमने फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनिशियली स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी की रिकमेंडेशन दी थी। बाद में हमने 11वीं थ्रू अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट की। सो बट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक्चुअल मतलब क्या है? दैट इफ़ सिटीजन्स आर क्लेमिंग, अगर जो हमारे नागरिक हैं वो अपने राइट्स को अगर क्लेम करते हैं, तो फर्स्टली दे हैव टू ओबे द ड्यूटीज़ टूवर्ड द स्टेट अंडर विच दे आर क्लेमिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। सो ये मैंने लिस्ट रखी है एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बना के। आप काइंडली इसका स्क्रीन सेव करके, इसको स्क्रीनशॉट लेके, इसको सेव करके इनकी पूरी एक एक करके इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अपेयरिंग समवेयर इन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ये पूछे जाते हैं, या फिर सीधा इनका सीरियल, मैंने यहाँ पर ये ये डॉट्स लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी नंबरिंग है A to Z। हाँ, इट इज़ A to K करके है, तो वो नंबर भी पूछे जाते हैं कई बार। आप प्लीज़ इसको, मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके याद करिए, चाहे आपको रट्टा मारना पड़े बट आपको याद करना है, या शॉर्टकट बना लीजिए। देन fixed size of the council of ministers. So that's actually not fixed, but earlier it was fixed. So let's not talk about it, but we हमने sometime इसकी बात की कि 15% होना चाहिए या 10% होना चाहिए टोटल मेंबरशिप का, बट ये मिनिस्ट्रीज आगे आगे अब ऊपर बढ़ती रहती हैं। Rigid as well as flexible constitution, this is very important, that how our constitution is very rigid and how our constitution is very flexible. So the Indian constitution is neither rigid as the constitution of US. अब US का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक 20-22 अमेंडमेंट ही हुई हैं। बट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे मैंने पहले फिगर मेंशन की कि 108 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, 130 के आसपास अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिजिड बट अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जो अमेंडमेंट, अब मैंने फ्लेक्सिबल और रिजिड का वर्ड यूज़ किया इन कंटेक्स्ट टू अमेंडमेंट आर्टिकल का एक स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन किया गया है, दैट इज़ आर्टिकल 368। सो अब होता क्या है, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी, इन डिफरेंट तरह से आप अमेंडमेंट को पास करवाते हैं। सो प्रोविजंस अलग अलग डिस्कस हैं हर चीज़ को करने के। इसके ऊपर हम अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। देन फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब फेडरलिज्म क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स मतलब द पावर्स है, डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एज वेल एज स्टेट। बट जब हमने स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट का भी नाम आया और कुछ रेजिड्यूरी पावर्स भी रह जाती हैं।
तो जब कॉन्करेंट लिस्ट इन फेवर ऑफ सेंटर आता है, जब रेजिडुअरी पावर्स इन फेवर ऑफ सेंटर आता है, और हम फेडरलिज्म की जो फॉर्म है उसे इक्वेट करते हैं कैनेडियन मॉडल से। दो कैनेडियन मॉडल और इंडियन फेडरलिज्म के अंदर डिफरेंस है, बट अब ये मॉडल को हम, फेडरलिज्म के मॉडल को हम क्वाज़ाई फेडरल कहते हैं। क्वाज़ाई फेडरल मतलब द सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, मतलब सेंटर की तरफ ज़्यादा टिल्ट है। तो लेकिन जब हम फेडरल इन फॉर्म की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अगर फीचर्स की बात करें तो डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स है, फेडरलिज्म के अंदर क्लियर कट होती है, बट हमारे यहाँ क्या है, टिल्ट टूवर्ड सेंटर है, मतलब सेंटर के फेवर में ज़्यादा है, बट डिवीज़न ऑफ पावर्स है। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इफ़ सम प्रोविजंस हैव टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, सो मोर देन 50% of the states have to rectify that, otherwise that will be proved as null and void. But सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, it is not the parliament which is supreme, और parliament has to decide। फेडरलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट को वो देता है, प्रायोरिटी देता है लॉ बनाने की, बट पार्लियामेंट वो पावर कहाँ से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। सो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट हो गया। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमने इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है जुडिशरी को। दिस इज़ द जुडिशरी विच कैन डिक्लेयर एनी एक्ट, एनी लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर or the parliament as null and void, or what we call ultra vires। Then यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या है कि हमने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट हर किसी को प्रोवाइड किया है। Either it may be an age-old person, either it may be a woman, or a rich person, or a highly qualified person, or a poor and illiterate person। So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उस इक्वालिटी को, उस एग्लिटेरियन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज़ नोट 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऑप्ट किया है। अब सेकुलर स्टेट की बात, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा दैट इंडिया डिस्पाइट बीइंग हिंदू मेजॉरिटी स्टेट एंड हैविंग द कॉलोनियल लेगेसी, लाइक फेसिंग द होलोकॉस्ट एट द टाइम ऑफ जो एपोक्लिप्स, हमने जो होलोकॉस्ट फेस किया वो होलोकॉस्ट 1947 ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट हमने फिर भी इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, हमने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया। सेकुलर स्टेट को जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा, हमने मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 रखे अलग से, और साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया कि आप अपने रिलीजन को स्टेट की तरफ से प्रोफेस कर सकते हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको चैनलाइज कर सकते हो, या वे यू वांट टू वर्क, आप उसी तरह से अपने रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। साथ साथ जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनके एजुकेशनल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग। सो जो रिलीजियस फ्रीडम और जो कल्चरल और मिनॉरिटी राइट हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया की इमेज एज अ सेकुलर स्टेट। मतलब इंडियन स्टेट इज़ नॉट हैविंग एनी स्टेट रिलीजन। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ऑब्वियसली इसकी हमने बात की। आर्टिकल 168 की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करता है, जिसमें टॉप पे गवर्नर, नीचे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए और एमएलसीज चुन के जो जाते हैं। या फिर हम सेंटर की बात अगर हम करें, सेंटर की बात जब हम करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा हेडेड बाय टॉप पे प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह से क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सेटअप जो इंडिया में है वो इस्टेब्लिश किया गया है।
देन लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है कि पार्लियामेंट की पावर्स को एब्सोल्यूट ना मानते हुए एक चेक एंड बैलेंस रखा गया है। वेदर इट मे बी द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट आर द लिमिटेशन अंडर द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, और पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं होने दिया है। नेशन और लोगों को हमने सुप्रीम बनाया है। तो जब हम बात करते हैं लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे पहला एस्पेक्ट आता है दैट हाउ पावर्स आर लिमिटेड। ऑब्वियसली पहले तो अथॉरिटी ड्रॉन होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा, आपने कोर्ट का चेक एंड बैलेंस रखा है, जैसे मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू की एग्जांपल दी। जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो आपने एक लाइक फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, दैट लॉ कैन बी challenged in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32 as a ultra virus or unconstitutional. So the power of the parliament are limited. No law can be beyond constitution. So then there is another kind of limitation on the activities of the parliament, that is the president. So president, when we are talking about, is having the veto powers. President can put any law when जब उनको assent के लिए दिया जाए उनके ऊपर वीटो लगा के उनको विदहोल्ड कर सकता है। हालांकि वहाँ पर भी लिमिटेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई हैं, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी डिटेल्ड एंड एलाबोरेटिव, लेकिन लिमिटेशंस पुट की गई हैं, रखी गई हैं, और हमारा जो पार्लियामेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। देन सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरी की बात करते हैं, जब हाउ आवर जुडिशियल सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड एंड हायरार्किकल। टॉप पे अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, देन फॉलोड बाय हायर कोर्ट्स, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स एंड म्युनिसिपल कोर्ट्स। तो ये जो कोर्ट का हायरार्की है ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जब हम बात करते हैं आफ्टर 70 more than 70 years of its functioning, that there is always seen a contestation between parliament and the what you call the role of the judiciary and the functioning of the judiciary. But judiciary को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से इंडिपेंडेंटली प्लेस किया गया है कि जो आर्बिट्ररी नेचर है पार्लियामेंट का या सेल्फ इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन का, उनमें जुडिशरी की कोई इंटरफेरेंस नहीं आ पाती है। सो आवर जुडिशियल सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल कंट्रोल। एंड ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट मेथड हैं इनकी अपॉइंटमेंट की, जजेस की, और रिटायरमेंट की भी एज को अलग से डिफ़ाइन किया गया है। देन पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जैसे जुडिशियल रिव्यू क्या है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड लोअर द सुप्रीम कोर्ट है, जो क्या करता है, एनी एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर द पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको वो नल एंड वाइड कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ, लीगल लैंग्वेज में, वो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, इट बेसिकली checks and keep an eye on the arbitrary nature of the parliament and the assemblies. Then rule of law. Obviously मैंने इसकी बात आपसे पहले की कि rule of law क्या है। Rule of law obviously supreme over person and everybody is equally responsible. Rule of law क्या है कि हर कोई लॉ की नज़र में बराबर है। कोई भी एक्ट अगर स्टेट करता है, किसी के खिलाफ करता है, तो वो उस लॉ की परिभाषा के अंदर ही होगा। उसके बाहर जाके कोई भी या आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं दे सकता या वायलेशन ऑफ लॉ नहीं कर सकता। अगर वायलेशन ऑफ लॉ होगी तभी पनिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो रूल ऑफ लॉ बेसिकली दैट एवरीवन हैज़ टू बी ट्रीटेड अंडर लॉ, नो आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द स्टेट एंड स्टेट कैन नॉट फंक्शन आर्बिट्रेरीली। देन सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों अभी तक की अगर हम बात करें
तो इंडिया में जो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, इट वाज ओनली इन कंटेस्ट टू द state of Jammu and Kashmir. But after the abrogation of Article 370, Indian citizens throughout the length and breadth of country enjoying the single citizenship, that is, from Kashmir to Kanyakumari. Now we are the citizen of the a single nation, that is Bharat. अब इसका जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इट्स एन आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट टू द फेडरल नेचर ऑफ द अमेरिकन मॉडल. अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट एज वेल एज द सिटीजन ऑफ अमेरिका. बट इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी, इंडियन जब नेशनलिज्म, जब इंडियन नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस या स्टेट बिल्डिंग का प्रोसेस चला, उस स्टेट बिल्डिंग के प्रोसेस के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि जो नेशनल यूनिटी है हमारी और जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसमें रीजनल एस्पिरेशंस हम ना लेके नेशनल एस्पिरेशंस लोगों में डेवलप करें, और जो हमें हार्ड फॉट इंडिपेंडेंस मिली है उसको प्रिजर्व करके रखें. तो हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया. देन जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट्स फॉरगेट इट. देन स्पेशल प्रोविजंस. ऑब्वियसली जब हम स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं, तो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय की इंडिया की कंडीशन अगर हम देखें, दैट द ऑन द वन हैंड इंडिया वाज विटनेसिंग मास पॉवर्टी, वी वर स्टार्विंग पीपल, स्टार्विंग के बाद वी वर हाईली सुपरस्टिशियस, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दैट वी प्रमोट एंड वी वर सेलिब्रेटिंग अनटचेबिलिटी. तो अब जो औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की या फिर अनटचेबल्स की जो हालत थी वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड थी. अब उसी मार्जिनलिटी को दूर करने के लिए, उसी माइनॉरिटीज़ के साथ अगर भेदभाव ना हो, उन अनटचेबल्स के साथ भेदभाव ना हो, तो वी पुट सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन so that they people like those whom we are talking about, they may not feel what we call isolated from the national contribution in their development. So इसीलिए हमने स्पेशल प्रोविजंस हर किसी के लिए बनाए, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हों, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हों, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों या वेमेंस के लिए हों. पहले हम बात करें अगर National Commission for Scheduled Caste. Obviously, this is a very debatable topic, and we have provided, reservation for untouchables scheduled caste, which is quite genuine at that time. अब इसकी आज ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, वो एक political issue है और it's an academic discourse also. Let's not fall in that trap. But हाँ, reservation and affirmative action बहुत ज़रूरी हैं. उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो सब एक एकेडमिक डिस्कोर्स और एक नेशनल कंसेंसस की बात है या फिर पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट. लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आती है, जैसे जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली इंडियन जो रूल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस है उसको हम क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहेंगे या डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स करेंगे. अब इसमें क्या है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है अभी तक. बट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, दैट लोगों को खुद अधिकार दिया गया कि आप अपने आप को सेल्फ गवर्नेंस करें. सबसे पहले अगर हम शुरू में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40, इस चीज़ को नोट रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. Article 40 under the list of Gandhian principles was mentioned and is mentioned there actually as a supportive article, only article dealing. Then in 1993 73rd and 74th constitutional amendment पास की गई, जहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, 73rd constitutional amendment was dealing with पंचायती राज सिस्टम and 74th with municipalities and municipal corporations. So इनकी जो
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन प्रोवाइड की गई, दैट बिकेम वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन प्रोविजंस ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली जब हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लिबरल डेमोक्रेसी होती क्या है। The term liberal came out from the term liberalism and the liberty. Now what liberalism and liberty means? Liberty obviously means freedom, आज़ादी, freedom है हमें कुछ भी करने की। एंड देन लिबरलिज्म क्या है? एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है, एक आइडियोलॉजी है, एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है जो प्रमोट करता है मैन एज अ रैशनल बीइंग। रैशनैलिटी की बात करते हैं ना हम, लॉजिक की। तो दिस प्रमोट मैन एज अ रैशनल बीइंग who is capable of deciding what is good and what is bad for him. So what Indian constitution is promoting under certain special provisions, the liberal democracy, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेंगे, अपना उनको पूरा फ्रीडम होगा अपने देश को चलाने का। इन इकोनॉमिक टर्म ऑल्सो दे कैन अर्न एज मच एज दे वांट, बट certain constraints and certain prohibitions have put on them also, limitations here. Then now till now we have explained the various features of the constitution. now कि हमारा constitution आखिर में है कैसा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, दिखाया कैसे जाता है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो उन फीचर्स को जब हमने स्टडी किया तो हमारे आगे हमें अभी तक समझ आया कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फाइनली है क्या और देश कैसे बनता है और कैसे चलाया गया। सपोज फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट दैट कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा, फेडरल होगा। बट फेडरल कैसा होगा? क्वाज़ाई होगा। क्वाज़ाई क्यों होगा? क्योंकि हमने नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। देन जो रूल मेकिंग स्ट्रक्चर है, जो आपके पार्लियामेंट है, जो आपके लेजिस्लेचर हैं, उनका नेचर कैसा होगा? बाई कैमरल होगा। उनके ऊपर एक लिमिटेशन रखी गई, आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट बिठा दिया गया सेंटर में और स्टेट्स में आपको गवर्नर बिठा दिया गया कि जब तक उनके एक्शन को ये रॉयल एसेंट या एक्सीलेंसी की एसेंट नहीं मिलेगी तब तक वो एक्ट पास नहीं होगा। उसके बियॉन्ड इंडिविजुअल राइट्स की अगर हम बात करें तो सर्टेन लीगल राइट मेंशन किए गए। उसके बियॉन्ड आपके फंडामेंटल बेसिक राइट्स को मेंशन किया गया, आपकी ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया, और सबसे बड़ी बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया गया। देन नेचर ऑफ द स्टेट डिसाइड किया गया कि वेदर यू आर अ सोशलिस्ट एज वेल एज लिबरल और व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट यू आर सपोज टू फॉलो एज अ स्टेट। सो अभी तक मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करने के साथ ही आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई विल बी ओब्लाइज्ड।